नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 4 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। कोट देख लेते हैं पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कोट है, एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजुकेशन का एक फ़ायदा जानते हो क्या होता है? जब देखो कोई एजुकेशन हासिल नहीं करता ना, तो उसको ना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अभी जैसे आप सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हो, आपके पास में ना इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर है, आपको सब पता है कि देश में कैसे कैसे गवर्नेंस के सिस्टम होते हैं, डेमोक्रेसी होता है और अथॉरिटेरियन सिस्टम है, ईरान में थियोक्रेसी है, आपको सब पता है, इतना ज़्यादा पता है आपको। आपका डेली बेसिस पे ना अलग अलग आइडियाज़ से सामना होता है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, न जाने कितने इकोनॉमिक सिस्टम आपने पढ़े हैं। तो आपको ना कोई अलग राय बताता है ना, ऐसा नहीं कि आप उस पर गुस्सा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी एक्सपोजर है इतना ज़्यादा, आप विचलित नहीं होते, आप उस आइडिया को सुनते हो ध्यान से। लेकिन देखो कई बार जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं की होती ना, तो उनको ना इतने आइडियाज़ का नहीं पता होता, उनको एक दो चीज़ें पता होती हैं और उनको लगता है वही सही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं होता, उन्होंने बाकी आइडियाज़ के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, सुनने की क्षमता प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको पता है एक ही चीज़ के अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं और एक ही समय पे दो डायमेंशंस भी सही हो सकते हैं। आज देखो 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया इटली रिलेशंस, दूसरे नंबर पे क्या इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी इन्फोर्स करवानी चाहिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटीज़ के लिए रैंकिंग सिस्टम जो है वो एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सबसे लास्ट में स्टैटिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और इटली रिलेशंस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये जो आर्टिकल है ना, ये लिखा है इटली के इंडिया में जो एम्बेसडर है ना, एंटोनिया बार्टोली, इनके द्वारा लिखा गया है। और देखो ये तो पूरी तरह से आर्टिकल में ना इंफॉर्मेशन डंप कर देते हैं। मतलब आर्टिकल में बहुत सारे पॉइंट्स ये ऐसे देते हैं, अपने इटली के जो शिप्स हैं उनकी तारीफ करने लगते हैं। और इसके अलावा और इटली जो अपने देश में बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहा है, उनकी जो स्कीम्स वगैरह हैं उनकी तारीफ करने लगते हैं, वो हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए ना मैंने इस आर्टिकल को ना क्लासीफाई कर लिया 2 सब टॉपिक्स में, ताकि आप आंसर राइटिंग में पॉइंट्स यूज कर सको। ये इंफॉर्मेशन डंप से आप पॉइंट्स नहीं यूज कर सकोगे आंसर्स में। तो दो सब टॉपिक्स में मैंने इस आर्टिकल को डिवाइड कर लिया। एक सीधा सा इटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, और दूसरा इटली और इंडिया अभी किन किन एरियाज में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में दोनों के जो संबंध है किन किन एरियाज में मजबूत हो रहे हैं। दोनों सब टॉपिक्स से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप सीधा सीधा आंसर्स में यूज कर सकते हो। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाई इटली इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। देखो आज का जो समय है ना, आज के समय में पोली क्राइसिस चल रहे हैं। पोली क्राइसिस का मतलब होता है, देखो अलग अलग क्राइसिस चल रहे हैं, बट एक क्राइसिस की वजह से दूसरे जो क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड-19 की महामारी आई थी, उस समय एकदम से इकोनॉमिक क्राइसिस भी स्टार्ट हो गए, क्लाइमेट चेंज की समस्या भी है। मतलब अलग अलग क्राइसिस चल रहे हैं और एक क्राइसिस की वजह से दूसरे क्राइसिस जो हैं वो और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। आज के समय में आप देखो किस प्रकार से एक तरफ इजराइल हमास और अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध चल रहा है। संभावना ये है इजराइल अब ईरान के स्ट्राइक्स के जवाब में ईरान के ऊपर हमला करेगा। दूसरी तरफ देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी वार चल रहा है। तो इन पोली क्राइसिस के समय में इंडो मेडिटेरेनियन रीजन में इंडिया और इटली के बीच में कोऑपरेशन का बहुत स्कोप है। जैसे हम बात करते हैं ना इंडो पैसिफिक रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों में जो देश आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट आपस में कॉमन है। वैसे ही देखो यहां पे बात हो रही है इंडो मेडिटेरेनियन सी की। ये है मेडिटेरेनियन सी, यहां पे इटली है और इंडियन ओशन में इंडिया है। तो बात की जा रही है कि दोनों ओशन में जो देश आते हैं ना, उनके इंटरेस्ट भी कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज क्यों होते हैं? कन्वर्ज देखो इसलिए होते हैं, जैसे अब मान लीजिए रेड सी में पायरेसी होती है, ये रेड सी है, यहाँ पे शिप्स आते जाते हैं, यहाँ पे मान लो हौथी रिबल्स शिप्स पे हमला करते हैं, इस एरिया में मान लीजिए ट्रेड रुकता है,
तो नुकसान किसको होगा? मेडिटेरेनियन सी में जो देश आते हैं उनको भी होगा, और इंडियन ओशन में जो देश आते हैं उनको भी नुकसान होगा। तो मतलब दोनों ओशन में जो देश आते हैं उनके इंटरेस्ट कॉमन है, और यहां पर इंडिया और इटली आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं जॉइंट इंटरेस्ट को लेके, जैसे पायरेसी रोकना, हौथी रिबल्स को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, एक देखो डेटा केबल बिछ रही है, ब्लू रमन सबमरीन डेटा केबल। इटली में एक जगह है जिनोवा, इटली में जिनोवा से लेके मुंबई तक ये डेटा केबल बिछ रही है समुद्र के नीचे। इससे इंटरनेट फैसिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे ये पूरा जो रीजन है, इंडो मेडिटेरेनियन रीजन, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आता है दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है इटली के इंडिया के लिए। देखो इटली जो है ना वर्ल्ड का 6th सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इंडिया के लिए एक वैल्यूएबल ट्रेड पार्टनर हो सकता है। दूसरा, यूरोप में ना दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वाला देश है इटली। तो इटली इंडिया को बहुत ज़्यादा मौके देता है टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे है इटली यूरोप में, तो इटली के साथ में इंडिया टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कर सकता है और इंडस्ट्री में कोऑपरेशन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोलैबोरेटर। देखो जैसा इंडिया चाहता है ना कि इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी रहे, पायरेसी वगैरह ना हो, उसी प्रकार से इटली भी यही चाहता है कि रेड सी में जो हौथी रिबल्स अटैक करते हैं या फिर पायरेसी वगैरह होती है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं उनके द्वारा की जाती है, तो इनको रोकने के लिए इटली भी कमिटेड है और इंडिया भी कमिटेड है। यहां पर देखो एक चीज, यूरोपियन यूनियन ने ना काफी सारे ऑपरेशन चलाए हैं पायरेसी को रोकने के लिए, हौथी रिबल्स को रोकने के लिए, रेड सी में शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये ऑपरेशन इस प्रकार से हैं, EU, NAV4, अटलांटा या फिर एस्पिडेज। नीचे देखिए ये क्या है, ये EU के ऑपरेशंस हैं पायरेसी को रोकने के लिए, हौथी रिबल्स से शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया के भी तो देखो यही इंटरेस्ट है ना कि पायरेसी नहीं होनी चाहिए इंडियन ओशन रीजन में, और शिप्स की मूवमेंट ईजी होनी चाहिए ताकि व्यापार ट्रेड अच्छे से चलता रहे। तो यहाँ पे इटली और इंडिया दोनों के जो इंटरेस्ट है आपस में कन्वर्ज होते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिप्लोमेटिक सपोर्ट। देखो समय समय पे डिप्लोमेटिकली आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इंडिया और इटली। जैसे जब G20 का समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो इंडिया ने इस बात की वकालत की थी कि G20 में ना अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाए, और बाद में शामिल कर भी लिया गया था। तो इस मुद्दे पे ना इटली ने इंडिया का सपोर्ट किया था। इसके अलावा एक जो कॉरिडोर है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां पे देखो ये जो कॉरिडोर है, अभी तो ये ठंडे बस्ते में है, इजराइल का हमास और हिजबुल्ला के साथ में युद्ध चल रहा है। अदरवाइज देखो स्वेज कैनल को बाईपास करने के लिए ना ये जो कॉरिडोर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इटली कहता है कि हम भी इस कॉरिडोर को सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली हम इस कॉरिडोर में शामिल नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में कनेक्टिविटी बूस्ट होनी चाहिए, जिसका फायदा हमें भी मिलेगा। तो वी सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। डिप्लोमेटिकली इस इनिशिएटिव को इटली भी सपोर्ट कर रहा है। फिर इसके बाद बारी आती है कल्चरल एंड डायस्पोरा के कनेक्शंस। अभी देखो यूरोपियन यूनियन में ना दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो इंडियन डायस्पोरा है ना वो इटली में ही है। पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इटालियन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। तो ये जो कनेक्शन है ना ये मौका देते हैं और ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज हो सके दोनों देशों के बीच में, दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में। तो ये हमने बात कर लिया सीधा सीधा कि इटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब बात करते हैं दोनों देश कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं दोनों देश साथ मिलके। दोनों देशों ने ना अक्टूबर 2023 में यानी पिछले साल एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था ताकि डिफेंस टाइज को मजबूत किया जा सके। अब ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद में ना, डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने के बाद में इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप के ना रेगुलर डायलॉग्स होते रहते हैं। इस साल के शुरुआत में भी हुआ था। काफ़ी सारे इटली के जो शिप्स हैं इंडिया में आते हैं, जिसे नाम दिया हुआ है ITS कैवर, फ्रीगेट ITS एल्पिनो, ये गोवा में आया था। नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो कई बार ना कोई शिप आता है ना, उस शिप पर उस देश की नेवी के जवान भी मौजूद होते हैं, तो वो ना होस्ट कंट्री के साथ में ना पास एक्सरसाइज कंडक्ट करता है।
पासेक्स एक्सरसाइज जानते हो क्या होता है? ये प्लान्ड एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे मान लीजिए इटली का शिप इंडिया में आया, इटली का शिप इंडिया में आया तो चलो भाई आए हैं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं मिलके। तो ऐसी एक्सरसाइजेस को ना पासेक्स एक्सरसाइज बोलते हैं। ये प्लान नहीं होती, अनप्लान्ड होती है। जब कोई शिप आता है उसमें नेवी के जवान मौजूद होते हैं तो होस्ट कंट्री के साथ मिलकर एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली जाती है। तो पासेक्स एक्सरसाइज इटली के शिप्स इंडिया में आए तो उस समय दोनों देशों की नेवी ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखो एक ना इंफॉर्मेशनल फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशन रीजन का। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ये क्या करता है? ये जो इंफॉर्मेशनल फ्यूजन सेंटर होता है ना, विभिन्न देश इसके पार्ट होते हैं और ये सेंटर मिलके आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है मैरीटाइम डोमेन से संबंधित, पायरेसी के अगेंस्ट या फिर जो कॉमन दूसरी थ्रेट्स है ना उनके अगेंस्ट। तो इटली ने ये इंडिया का इनिशिएटिव इंफॉर्मेशनल फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन इसको ज्वाइन किया हुआ है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन के जो ऑपरेशंस है ना, EU नेव फॉर रेड सी में शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउथी रिबल से, और यहाँ पे सोमालिया से पायरेसी से बचाने के लिए जो EU के ऑपरेशंस हैं, उसमें EU के ऑपरेशंस में जहाँ इटली एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, इंडिया यूरोपियन यूनियन के इन ऑपरेशंस के साथ में कोऑर्डिनेट करता है। समझ गए? जैसे पायरेसी हो रही है तो यूरोपियन यूनियन वालों को इंडिया ने इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई वहाँ पे ये न्यूज़ है, हमारे पास में ये इंटेलिजेंस है, आप इस पे एक्शन ले लो। तो उनके पास इंटेलिजेंस होती है तो कई बार वो इंडिया के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। इटली की जो कंपनीज है ना, जैसे फिनकैंटियरी, ये कोची शिपयार्ड के साथ में कोऑपरेट कर रही है। कोची शिपयार्ड एक शिप बिल्डिंग कंपनी है। 2000 के बाद से ही दोनों कंपनीज आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। एक और कंपनी है इटली की इलेक्ट्रॉनिका। इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में एक MOU साइन किया था 2019 में। इसके अलावा फोकस जो है जॉइंट वेंचर्स पे है। दोनों देशों की कंपनीज मिलकर काम करें, जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश करें, को प्रोड्यूस करें, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, और ये सब चीज़ें जो है वो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ में अलाइन करती हैं। इसके बाद है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स। ये सेम है जो हमने पहले डिस्कस किए कि इटली ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट किया और इंडिया G20 में यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाना चाहता था, उसको सपोर्ट किया। ये सब सेम है। फिर आगे के पॉइंट्स थोड़े कम ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन स्माइल क्या है? ये इटली वालों का एक ऑपरेशन है। इनकी एक फाउंडेशन है स्माइल फाउंडेशन। ये अच्छा काम करती है। जैसे वो बच्चे जिनका फेस विकृत हो जाता है ना, थोड़ा फेस का स्ट्रक्चर सही नहीं रहता, तो उनकी सर्जरीज वगैरह करती है इटली की ये स्माइल फाउंडेशन। तो इटली का ये शिप आया ना इंडिया में, ITS कैवर, इन्होंने एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, इंडिया और इटली के डॉक्टर्स ने मिल के ऐसे बच्चों के फेस की सर्जरीज की जिनके फेस थोड़े मालफॉर्मेशन होते हैं। तो कोई खास पॉइंट नहीं है। आगे के पॉइंट ऐसे ही हैं। कल्चरल एक्सचेंज मतलब इटली का एक शिप आएगा 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में, और जब वो आएगा मुंबई में ना एक इटली विलेज बिल्ड किया जाएगा जिसमें इटली का खाना और इटली के फैशन इन सब की झलक होगी, एग्जीबिशन होगा। रीजनल डेवलपमेंट, इटली का ना अफ्रीका के लिए एक प्लान है, मैतेई प्लान। वो हमारी मणिपुर वाली ट्राइब नहीं, ये अलग है इनका मैतेई प्लान। ये अफ्रीका की डेवलपमेंट के लिए है। इंडिया भी अफ्रीका में डेवलपमेंट चाहता है, तो दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं अफ्रीका में डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पॉइंट वाइज फॉर्म में। अब देखो आप आंसर्स में ना इन पॉइंट्स को सीधा सीधा यूज कर सकते हो। अब ऐसे आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ये तो देखो कतई मतलब इंफॉर्मेशन डंप सा है। देखो जो आर्टिकल्स जिसमें फ्लो होता है ना, स्टोरी होती है, उनको तो फ्लो में डिस्कस करना जरूरी होता है ताकि दिमाग में छप जाए। अगर उनको आप पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करोगे तो फिर वो उस आर्टिकल के साथ में इनजस्टिस है, क्योंकि वो आर्टिकल फ्लो में था। बट कुछ आर्टिकल्स फ्लो में नहीं होते, उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डंप होता है, तो उन आर्टिकल्स को पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करना जरूरी होता है। तो हमेशा देख के चलो किस आर्टिकल को कैसे डिस्कस करना है ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये एक इंटरव्यू की फॉर्म में पब्लिश हुआ है। दो जो रिस्पेक्टेड लोग हैं ना, OP रावत फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर
और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के प्रेसिडेंट MR माधवन। इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस आर्टिकल में भी कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है, बार बार एक जो रिस्पेक्टेड पर्सन है वो आंसर देता है, फिर दूसरा आंसर देता है, कई बार पॉइंट्स में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, सेम चीज़ को रिपीट किया जाता है। तो इस आर्टिकल को भी हम थोड़ा ना सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं। 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, दूसरे नंबर पे पॉइंट्स फेवर में कि इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी इन्फोर्स करवानी चाहिए, तीसरे नंबर पे पॉइंट्स अगेंस्ट क्यों इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं इन्फोर्स करवानी चाहिए, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। अभी देखो, आपने देखा होगा जैसे कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की चलती है, सोनिया गांधी की चलती है, प्रियंका गांधी की चलती है, बीजेपी है, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इनकी चलती है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल, RJD लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे नीतीश कुमार, JDU, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज देखोगे ना आप, एक दो लोग हैं जो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिटिकल देखो, ये सबसे बड़ी ना आयरनी है। आयरनी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज ना डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, मतलब डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इनके खुद के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी हो तो देखो, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो तो अलग अलग सेक्शंस की आवाज़ सुनी जाए, डाइवर्स वॉइसेस सुनी जाएंगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और सब डिस्कस करके टिकटें बांटी जाएंगी तो अच्छे लोगों को टिकटें मिलेंगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अब जैसे देखो, कई बार क्या होता है, जो परिवार वाली पार्टीज होती हैं, अब देखो कई सालों से पार्टी जो है परिवार के हाथ में ही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाए, चाहे 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन लगातार हार जाए, लेकिन उस परिवार के हाथ में ही पॉलिटिकल पार्टी रहती है। कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती कि हाँ भाई, आपकी अध्यक्षता में इलेक्शन लड़ा गया था, हार गए हैं, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, यूथ को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, जब देखो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो फ्रेश टैलेंट आएगा, और देखो पॉलिसी मेकिंग में भी इनोवेशन आएगा। अभी तो क्या है, 1-2 लोगों का होल्ड होता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, कोई कई बार इनोवेशन ज़्यादा आता नहीं है क्योंकि दूसरे लोगों की बात सुनी नहीं जाती है। बस जो लीडर ने बोल दिया सभी हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि सब एज ए चमचाई बिहेव करते हैं। उन्हें लगता है कि लीडर की हाँ में हाँ मिलाएंगे तभी हमें कोई पद मिल जाएगा, तभी हमें टिकट मिलेगी, तभी हमें मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इसलिए बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि वो इन लोगों के खिलाफ जाके बोले। जैसे बीजेपी में अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, इनके खिलाफ कोई नहीं बोलता, हिम्मत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यही लोग हमें पद देंगे, यही टिकट देंगे, यही मंत्री पद देंगे, सब कुछ इन्हीं से है। इसलिए लीडर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती किसी की, कोई बोलता नहीं है तो इनोवेशन आता नहीं है। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होगी ना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और जवाबदेही फिक्स होगी। ओवरऑल देखो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारे देश में मजबूत होगा। तो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन इस बात पे उठता है, क्या ईसी को यानी इलेक्शन कमीशन को लानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी या फिर नहीं? तो पहले पक्ष में आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहले तो देखो, इलेक्शन कमीशन का ना ओवरसाइट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती है। इलेक्शन कमीशन का काम है पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपरेशन को मॉनिटर करना। इसमें वो चीज़ें भी आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना संविधान होता है, अपने बायलाज होते हैं जिसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन का है कि देखना कि कोई पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो ये पहला पॉइंट है फेवर में। दूसरा पॉइंट, मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अभी देखो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी भी तो सभी लेवल पे इलेक्शंस करवाता ही है ना, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस करवाता ही है, और पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशंस के द्वारा करवाए जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अगर ईसी इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है ना, तो इससे बल्कि इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा बेहतर ढंग से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मेंटेन कर पाएगा हमारे देश में।
अब एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है, जैसे जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है ना, YSRCP, इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था ईसी को कि जगन मोहन रेड्डी को ना परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाए YSRCP पॉलिटिकल पार्टी का। बट इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया वो भी देख लीजिए। रिजेक्ट देखो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना YSRCP, इनके संविधान में ये लिखा नहीं हुआ। YSRCP पॉलिटिकल पार्टी का जो संविधान था वो रेगुलर इलेक्शंस की बात करता था, इसलिए परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किया। अदरवाइज नहीं रिजेक्ट किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपकी पार्टी का जो संविधान है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, तो आप अपनी पार्टी का संविधान चेंज कर दीजिए, फिर हम आपको परमानेंट प्रेसिडेंट बना सकते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन तो क्या बना सकता है, वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा, कुछ बोलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब वैसे ये पॉइंट पक्ष में लिख रखा है, बट अगर डिटेल में जाके हम जाने तो ये पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कोई बहादुरी वाला काम नहीं किया है, सिर्फ इसलिए प्रपोजल रिजेक्ट किया था क्योंकि ये प्रपोजल इस पॉलिटिकल पार्टी के संविधान के अगेंस्ट था। अब देखो YSRCP पार्टी अपना संविधान चेंज कर देगी, फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल सकेगा, फिर उनकी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल पार्टी अपने संविधान के हिसाब से काम कर रही है, फिर क्या बोलेगी इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं पॉइंट्स अगेंस्ट ईसी इंश्योरिंग इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहले लीगल लिमिटेशन। देखो 2002 के ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में साफ साफ बोला गया कि ईसी के पास पावर नहीं है पॉलिटिकल प्रोसेसेस के अंदर इंटरफेयर करने की, इंक्लूडिंग इंटरनल पार्टी मैटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है ना, ये इलेक्शन कमीशन को रोकता है उन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट एक्शन लेने में जहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग ईसी रेपुटेशन। अब देखो ईसी जब पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगेगा ना, तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि उस पर आरोप लगेंगे कि भाई तुम इम्पार्शियल होकर काम नहीं कर रहे हो, तुम पार्शियल हो। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगते हैं कि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की फेवर कर रहे हो, तुमने डेट्स इस प्रकार से रखी इलेक्शंस की कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो। जब इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देगा, फिर तो ये आरोप और भी लगेंगे, फिर तो ईसी की जो रेपुटेशन है उसका भट्ठा बैठ जाएगा, मतलब और ज़्यादा रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और ज़्यादा आरोप लगेंगे कि आप न्यूट्रल नहीं हो। नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज है। प्रैक्टिकल चैलेंज देखो, एक बात बताओ, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सबको पता है चलती किसकी है, आपको भी पता है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो करंट अफेयर में रहता है, थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको साफ साफ पता है कि कांग्रेस में अभी भी राहुल गांधी की चलती है। आप बीजेपी का एग्जांपल लीजिए, जेपी नड्डा हैं अभी भी, है ना, उनका नया प्रेसिडेंट अभी चुना नहीं गया है। चलती किसकी है आपको भी पता है, मोदी की चलती है, अमित शाह की चलती है, इनकी चलती है। तो राइटर बोलते हैं कि पहली तो बात देखो, हमने इलेक्शन कंपलसरी करवा भी दिया ना, इलेक्शन कंपलसरी करवा दिया पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो भी यही लोग जीत के आएंगे। इनको हराएगा कौन अगर ये बनना चाहेंगे तो? अभी अमित शाह बीजेपी में मान लो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, कोई रोक सकता है? इलेक्शन हो जाए चाहिए, वो बन जाएंगे। उसी प्रकार से कांग्रेस में मान लो फिर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी अध्यक्ष बनना चाहता है, कौन रोक सकता है इनको? तो इलेक्शन प्रोसेस तो नाम का हो जाएगा ना, समझ गए। फिर ये बोलते हैं ओपी रावत और माधवन कि देखो वोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेमोक्रेसी में कि आप ना पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। अब जो वोटर्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी एक मुद्दा ही नहीं है। उनको चाहिए फ्री की चीज़ें, कौन हमारी पेंशन इंक्रीज कर रहा है, कौन फ्री का ज़्यादा दे रहा है, हम उसको वोट देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके अगेंस्ट केस चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो पॉलिटिकल पार्टी करप्शन में लिप्त है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वोटर खुद ही ये चाहता है कि फ्री वाला मिल जाए, बाकी तो ऐसा ही चलता रहता है। वोटर दूसरी आइडेंटिटीज़ को देख के वोट देता है कि मेरी जाति को कौन सपोर्ट कर रहा है, धर्म को कौन सपोर्ट कर रहा है। तो फिर देखो जब वोटर सजग नहीं है, जबकि वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी इन डिस्प्यूट्स। मान लो इलेक्शन कमीशन ने ना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया
तो वही बात है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना डिफिकल्ट हो जाएगा, एविडेंस के साथ में काम करना। अभी देखो जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ना 2 टुकड़ों में बट जाती है, जैसे शिवसेना बट गई, एक था उद्धव गुट और दूसरा शिंदे गुट। तो ऐसे में सिंबल किसको मिलेगा, झंडा किसको मिलेगा पार्टी का, ये इलेक्शन कमीशन ना ऐसे डिसाइड करता है किसके पास में ज्यादा विधायक या एमपी हैं, उसको दे दिया जाता है। कहने के लिए और भी चीजें देखी जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर अभी किसका होल्ड है, ज्यादा फंक्शनरीज कौन से ग्रुप के पास में है जब पार्टी डिवाइड हो गई है, स्प्लिट हो गई है। यह भी देखा जाता है कहने को कौन बायलॉज को फॉलो कर रहा है, पार्टी के संविधान को फॉलो कर रहा है। बट देखो ये नाम नाम के हैं, मेन यही देखा जाता है कि ज्यादा विधायक या एमपी कौन से ग्रुप के पास में है पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट होने के बाद। जैसे शिंदे ग्रुप के पास में ज्यादा थे तो शिवसेना का झंडा सिंबल शिवसेना को दे दिया, शिंदे गुट को दे दिया, उद्धव गुट को नहीं दिया। तो लास्ट में आता है कंक्लूजन। पहला पॉइंट, बैलेंस स्टैब्लिश करो। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं अभी ना स्टेटस को मेंटेन करने की जरूरत है, और इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये वोटर डिस्क्रिशन पे छोड़ देना चाहिए। ईसी को इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ईसी का काम नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने की, वो बहुत अच्छी है। दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है, और हमारे देश में एक चीज को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की भी तारीफ होती है कि ना इलेक्शन हारने के बाद में पॉलिटिकल पार्टी ना मान जाती हैं, जबकि दूसरे देशों में इवन यूएसए में हमने देखा जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है ना वो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं धांधलेबाजी हुई है, हम इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानते। बट हमारे देश में ना पावर ट्रांसफर बहुत ईजिली हो जाता है, और ये बात पूरी दुनिया मानता है कि इसीलिए इंडिया की डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा बताया जाता है कि हार जीत चलती है बट बाद में पॉलिटिकल पार्टीज मान जाती हैं कि हाँ भाई ये जीता है और हम हार गए हैं। अभी देखो जब एक पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट हो जाती है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कौन से क्राइटेरिया के आधार पे किस ग्रुप को सिंबल या झंडा मिलेगा, ये फैसला करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन जो क्राइटेरिया यूज करती है कि ज्यादा विधायक एमपी किसके पास में है। हालांकि ये इम्परफेक्ट है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव है, और पॉलिटिकल पार्टीज मान जाती हैं एक लेवल के बाद। कोर्ट में मामला जरूर जाता है बट इलेक्शन कमीशन पे उतने क्वेश्चंस नहीं उठते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग के साथ में जो ऑब्सेशन है ना, मतलब यूनिवर्सिटीज रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इससे हमारे देश में हायर एजुकेशन सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के डिजिटल जमाने में ना हर चीज़ को नंबर्स में हम बदल देते हैं, और एजुकेशन के फील्ड में भी यही हो रहा है। ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज हर साल दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज को ना रैंक देती हैं, और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिया के पास अपना खुद का सिस्टम है हमारे देश की यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देने के लिए, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। लेकिन देखो ये रैंकिंग का जो ऑब्सेशन है ना हमारे यूनिवर्सिटीज को नुकसान पहुंचा रहा है। हर चीज को सिर्फ नंबर्स में देखना सही नहीं है। एजुकेशन सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं होती। इस ऑब्सेशन से यूनिवर्सिटीज का असली मकसद हम भूल जाते हैं। समझ गए? इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो यूनिवर्सिटीज का काम क्या होता है। यूनिवर्सिटीज का काम ये होता है जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना उन्हें पढ़ाना, उन्हें गाइड करना। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज का काम होता है रिसर्च पे फोकस करना, रिसर्च के जरिए नया नॉलेज क्रिएट करना और बाद में उस नॉलेज को फैलाना। समझ गए? तो यूनिवर्सिटीज का काम क्या है? रिसर्च और टीचिंग के जरिए ज्ञान बनाना और ज्ञान फैलाना। रिसर्च और टीचिंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रिसर्च से ज्ञान बनता है, नॉलेज क्रिएट होती है, और टीचिंग से फिर वो नॉलेज स्प्रेड होती है। एक यूनिवर्सिटी का देखो समाज पर भी असर पड़ता है, और एक यूनिवर्सिटी का इवन इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी के देखो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, इन्हें आप एक रैंक के थ्रू नहीं मेजर कर सकते। उन सभी डायमेंशंस को आप यूनिवर्सिटी की रैंक के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। बट देखो जो रैंकिंग सिस्टम है ना वो यही करने का दावा करता है। आज के समय में चाहे वो ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो, नेशनल यूनिवर्सिटी हो, उनको एक रैंक थमा दी जाती है और उसके बेस पे सब कुछ जज किया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी कैसे काम कर रही है।
बट देखो राइटर ये बोलते हैं जो ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम है ना, वो एक ही डायमेंशन पे ज़्यादा फोकस करता है और वो डायमेंशन है रिसर्च। मतलब रिसर्च आउटपुट को कैसे मापा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में अच्छी रिसर्च हो रही है, कितने पेपर्स पब्लिश हुए, जिन जर्नल्स में पेपर पब्लिश हुए उनका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, कितना रिसर्च फंडिंग मिला, कितने पीएचडी स्टूडेंट्स एडमिट हुए और ग्रेजुएट हुए। ये सारे जो नंबर्स हैं ना, वो रिसर्च की क्वालिटी, कंटेंट, रेलेवेंस और रिसर्च का इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें नहीं बता सकते। लेकिन देखो ये प्रॉब्लम ना हर कोई जानता है, फिर भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी रैंकिंग की रेस में लगी हुई हैं और ये अप्रोच ना यूनिवर्सिटीज़ के लिए हार्मफुल है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो रैंकिंग के फ़ायदे होते हैं, मतलब राइटर बोलते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रैंकिंग के फ़ायदे नहीं होते हैं। जैसे रैंकिंग से यूनिवर्सिटी विजिबल हो जाती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, वर्ल्ड क्लास फैकल्टी मिल जाती है अच्छा रैंक होने की वजह से, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप हो जाता है, मतलब एकेडमिक पार्टनर मिल जाते हैं। इसके अलावा फिलैंथ्रोपिस्ट और डोनर्स अच्छे से पैसा डोनेट कर देते हैं अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो मतलब ये सारे फायदे होते हैं अगर रैंकिंग अच्छी है तो। बट देखो नुकसान क्या हो रहा है, रैंकिंग हासिल करने के लिए ना यूनिवर्सिटीज़ अपनी पॉलिसीज़ बदल रही हैं, गवर्नमेंट भी अपनी प्रोसेसेस चेंज कर रही हैं। रैंकिंग का असर अब इतना ज़्यादा हो गया है कि जो यूनिवर्सिटी रैंक्ड नहीं है ना, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, उसका कोई नहीं जानता, उसका कोई वजूद नहीं है। हमने ना ग्लोबल रैंकिंग एजेंसीज को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं इंडिया ने ना अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया है। अमेरिका में ना फ्री मार्केट कैपिटलिज्म है, आपको पता है, मतलब कैपिटलिज्म है, फ्री मार्केट इकोनॉमी पे वहाँ पे फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन एजुकेशन में भी फ्री मार्केट इकोनॉमी पे फोकस होता है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने आप से पैसे कमाए, खुद को चलाए। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखो ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया ने ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक एजेंसी बनाई थी, हैफा, HEFA, जिसका नाम है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। ये क्या करती है, ये एजेंसी देखो जो हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको लोन दिलवाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे कामों के लिए। 2017 में ना इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक ने मिल के इस्टेब्लिश किया था इस एजेंसी को। ये एजेंसी मार्केट से पैसा उठाती है और फिर यूनिवर्सिटीज़ को लोन देती है। यूनिवर्सिटीज़ ये लोन वापस देते हैं इस एजेंसी को, समझ गए? तो ये क्या है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट ना देना, उनको लोन देना और बाद में बोलना कि आप वो लोन वापस भी चुकाओ। मतलब अमेरिका में जैसा होता है ना कि इंस्टीट्यूट्स खुद से अपना काम करे, खुद से पैसा कमाए और खुद से चले, तो सरकार चाहती है वैसा ही सिस्टम हमारे देश में भी होना चाहिए। इसके अलावा देखो सरकार ने ना रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए कई सारी पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ना फुल ऑटोनॉमी दी है। इसमें देखो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी शामिल है, मतलब अब सरकार इन इंस्टीट्यूशंस को पैसा नहीं देगी, अब यूनिवर्सिटीज़ को खुद अपने पैसे जुटाने होंगे। ये पैसे वो स्टूडेंट फीस से जुटाएगी। सरकार बोलती है ये विन विन स्ट्रेटजी है। यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदे ये हैं, वो अपना रैंक इंप्रूव करने का उनके पास में मौका है, वो अपनी मर्जी से कोर्स डिज़ाइन कर सकती है। सरकार के लिए फ़ायदा ये है कि अब उन्हें फंड करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ अपने पैरों पर खुद खड़ा होगी। बट देखो राइटर ये बोलते हैं ग्लोबल रैंकिंग ने ना रिसर्च पे ज़्यादा जोर दिया है, बट दूसरा जो एस्पेक्ट है ना उसे पूरी तरह से भुला दिया गया है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई। आजकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर फोकस ही नहीं होता। मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाना यूनिवर्सिटी का सबसे ज़रूरी काम है, लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं उनका फोकस है रिसर्च पेपर्स पे, उनका फोकस स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर है ही नहीं, समझ गए? क्योंकि रिसर्च पेपर्स ज़्यादा पब्लिश होंगे तभी तो रैंकिंग आएगी, रैंकिंग आएगी तभी सब कुछ होगा, तभी फीस मिलेगी, तभी सब कुछ होगा। लेकिन टीचिंग पे किसी का फोकस नहीं है। इवन देखो जब टीचर्स यूनिवर्सिटी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तब भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने रिसर्च पेपर्स उस कैंडिडेट ने पब्लिश किए हैं, किस लेवल के जर्नल्स में उसके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, कितने लोगों ने उसके रिसर्च पेपर्स को साइट किया है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि वो कैंडिडेट कितना अच्छा पढ़ाता है, स्टूडेंट से कैसे कम्युनिकेट करता है, मेंटर के तौर पे कैसे काम करता है, ये सब देखा ही नहीं जाता, जो कि टीचर की असली क्वालिटीज़ होती हैं। इवन देखो कोई एक बार प्रोफेसर बन गया, उसका फिर बाद में करियर में ग्रोथ कैसे होगा वो भी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है
कि ना उसको कितना रिसर्च ग्रांट मिला है, उसने कितने पीएचडी स्टूडेंट्स को डिग्री दिलवाई है, इसके बेस पे उस प्रोफेसर का करियर में ग्रोथ होता है। लेकिन बात वही, इससे ना प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है? प्रोफेसर तो सारा दिन इसी में रहता है कि ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए जाएं, कैसे ना कैसे करके ज़्यादा ग्रांट हासिल कर ली जाए। उसके लिए अब टीचिंग एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है कि फालतू की चीज़ है यार, टीचिंग क्या ही है, इससे कुछ नहीं होता। और देखो, जो प्रोफेसर्स कई बार रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं ना, उसमें कई बार प्लेगरिज्म होता है, मतलब दूसरों के काम को कॉपी कर लिया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन होता है, और भी रिसर्च में बहुत सारा मिसकंडक्ट होता है। लेकिन देखो, बस रिसर्च पेपर्स के आधार पे उस प्रोफेसर का करियर में ग्रोथ होता है और सब कुछ मतलब उसी को तवज्जो दिया जाता है कि कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। तो इसकी वजह से ना जो प्रोफेसर्स हैं वो ना तो देखो अच्छे रोल मॉडल बन पा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो रिसर्च में धांधलेबाजी कर रहे हैं, और ना ही वो अच्छे मेंटर बन पा रहे हैं, यानी अच्छे टीचर बन पा रहे हैं। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो रिसर्च पेपर्स है ना, उनका साइंटिफिक कंटेंट जरूरी है, समाज के लिए, इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, बट कुछ चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है जिसमें रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, और रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है, जिन लोगों ने साइट किया है उनकी संख्या कितनी है, ये सब चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। और प्रोफेसर्स को ना एनकरेज करना चाहिए कि ना आप देखो टीचिंग की इंपॉर्टेंस को समझो। यूनिवर्सिटीज़ के दो काम हैं जो शुरुआत में मैंने आपको बताए, एक नई नॉलेज क्रिएट करना, एक नॉलेज फैलाना। आप नॉलेज को फैलाओगे ही नहीं तो फिर समाज को फ़ायदा कैसे होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, कैसे रैंकिंग सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर रहा है। चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट में देखो, स्टैटिक का एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, पुलिस रिफॉर्म्स। आज के समय में देखो पुलिस की जो फंक्शनिंग है, क्या इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू है पुलिस की अकाउंटेबिलिटी से संबंधित। अभी जो है ना, पुलिस जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहती है, पॉलिटिकल लीडर्स के कहने में काम करती है, इंडिपेंडेंट होकर काम करती नहीं है, जनता के प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मैन पावर की कमी, वैकेंसीज एंड ओवरबर्डन पुलिस फोर्स। बहुत सारी जगहों पे देखो पुलिस फोर्स में वैकेंसीज ना खाली हैं, इस वजह से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, उन पे काम का बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियल वायलेंस। ये देखो बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश में। 2001 से 2018 तक 1727 कस्टोडियल डेथ हुई हैं, बट सज़ा मिली है सिर्फ 26 पुलिस ऑफिसर्स को। नेक्स्ट है फेक एनकाउंटर। कुछ पुलिस ऑफिसर्स ना कानून अपने हाथ में लेते हैं, ये देखो गलत है, और इससे लोगों का जो विश्वास है पुलिस फोर्स से उठता है। हालांकि कई बार जनता इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, उनको लगता है ये इंस्टेंट जस्टिस है। कोर्ट में केस जाता तो मामला लंबा चलता, जैसे कई बार रेप के आरोपियों को एनकाउंटर में मारा जाता है तो जनता फिर ताली भी बजाती है। लेकिन अगर देखो ऐसे चीज़ें चलेंगी फिर तो पुलिस ही जज हो जाएगी। निर्दोष की जब हत्या होगी तो फिर पुलिस को रोकने वाला कौन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टोटल जितनी वर्क फोर्स है ना, उसमें से 86% तो कांस्टेबल्स हैं, जबकि कांस्टेबल्स की सिचुएशन पुलिस फोर्स में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उनकी वर्किंग कंडीशन से इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग काफ़ी पुअर होती है। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड वर्किंग कंडीशंस। सेकंड ARC ने देखो ये बोला था कि पुलिस की प्रमोशन और काम के जो हालात हैं ठीक नहीं है, इससे ना उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है और करप्शन भी बढ़ता है। नेक्स्ट है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। लॉ कमीशन ने देखो ये बोला था कि पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को अलग अलग रखें, एक साथ दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन से अलग किया जाए। नेक्स्ट है पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। कैग एंड BPRD ने ये बोला कि पुलिस के पास ना इक्विपमेंट्स की कमी है, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे आते हैं पर यूज़ नहीं होते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखो बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित गठित की गई हैं। जैसे देखो गौर कमेटी, ये 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। नेशनल पुलिस कमीशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1977 में। रिबेरियो कमेटी 1998 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद पद्मनाभय्य कमेटी है, 2000 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये सारी कमेटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। इन कमेटीज़ ने ना अपने अपने सजेशंस दिए
पुलिस सुधार के लिए, जैसे और भी हैं, सोली सोराबजी कमेटी 2005 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, वोरा कमेटी ने बताया नहीं हुआ कब अपनी रिपोर्ट दी, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया था प्रकाश सिंह केस में, जिसके 6 पॉइंट्स हम अक्सर डिस्कस करते हैं पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने देखो सबसे पहला स्टेप ये लिया, एक मॉडल पुलिस एक्ट बनाया ताकि स्टेट्स इस एक्ट को अडोप्ट करें। कई सारे राज्यों ने मॉडल पुलिस एक्ट को अडोप्ट भी किया, जैसे असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, लेकिन बाकी राज्यों ने नहीं किया। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन स्कीम्स। सेंटर ने 2 बड़े स्कीम चलाए, एक है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर और दूसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। इनसे देखो पुलिस स्टेशन, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम शुरू किया गया है। इससे ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ना और बढ़िया ढंग से इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इन्वेस्टिगेशन एंड लैंड ऑर्डर को अलग अलग करने की कोशिश हो रही है। सोशल एंड साइबर क्राइम्स के लिए भी स्पेशल विंग्स बन रहे हैं। और सबसे लास्ट में है कमिश्नरेट सिस्टम। कुछ जगहों पे ये सिस्टम लागू किया जा रहा है, इससे ना पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर होता है। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो एक एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करना अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर तो देखो इसी में हमारे 15-20 मिनट चले जाएंगे। इसलिए ये लास्ट में जो हम स्टैटिक रिवाइज करते हैं ना, इसका मतलब ही ये होता है कि जल्दी जल्दी कीवर्ड्स के माध्यम से हम रिवाइज कर लें और ये जो कीवर्ड्स हैं आपके दिमाग में रह जाएं और बाद में आप आंसर्स में इन कीवर्ड्स का यूज कर सको। अब लास्ट में 3-4 मिनट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो डिस्कस किया। सबसे पहले इटली क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो मेडिटेरेनियन रीजन में, केबल बिछ रही है दोनों देशों के बीच में। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि 6 लार्जेस्ट पार्टनर है। EU में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड सी में और सोमालिया के पास में पायरेसी ऑपरेशन यूरोपियन यूनियन चलाता है ना, तो इंडिया भी कोऑपरेट करता है इनके साथ में। डिप्लोमेटिक सपोर्ट इटली ने इंडिया को दी है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाने के लिए। और एक जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी इटली ने सपोर्ट किया है। इटली में इंडिया का दूसरे नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। क्या कर रहे हैं, अब बात आती है क्या कर रहे हैं दोनों देश। अक्टूबर 2023 में डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। रेगुलर इंडिया मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का डायलॉग होता है। काफ़ी सारे शिप्स इटली के भारत की विजिट पे आए और मैरीटाइम सिक्योरिटी में दोनों देश कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे पायरेसी से निपटने के लिए और रेड सी को सुरक्षित रखने के लिए हौथी रिबल से। फिर ऑपरेशन स्माइल है, बच्चों का फेस ठीक करने वाला जो ऑपरेशन था। फिर हमने EC वाला आर्टिकल डिस्कस किया था। इंटरनल डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, डाइवर्स आइडियाज़ आएंगे, लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, असली डेमोक्रेसी देश में इस्टाब्लिश होगी। डेमोक्रेसी होने से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इस्टाब्लिश होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा। क्या EC को इंटरफेयर करना चाहिए इंटरनल डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करने में? हाँ, करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो रजिस्टर करती हैं इसलिए उनको करना चाहिए। और अगर वो करेंगी, वैसे भी हर एक लेवल पे इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी करवाना चाहिए। और एक चीज़ EC ने हाल ही में की भी थी, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने बोला था कि परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाए जगन मोहन को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मना इसलिए किया था क्योंकि परमानेंट प्रेसिडेंट बनाना YSRCP पॉलिटिकल पार्टी के संविधान के अगेंस्ट था। अब EC को नहीं करना चाहिए इंटरफेयर इंटरनल डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि लीगल लिमिटेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के रेपुटेशन खराब हो जाएगी। प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अगर कोशिश भी करेगी इलेक्शन कमीशन तो भी जो करिश्मेटिक लीडर्स हैं ना, जैसे राहुल गांधी, मोदी, यही जीत जाएंगे इलेक्शन से भी। वोटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। और जो डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, उसमें EC आमतौर पर ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर देखो वही बात, बैलेंस इस्टेब्लिश करने की जरूरत है। EC की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसी पे फोकस करना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब लास्ट में ये यूनिवर्सिटी वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। यूनिवर्सिटी वाले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया आजकल रैंकिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, टीचिंग इग्नोर हो रही है और टीचिंग पे ध्यान ही नहीं देते प्रोफेसर्स। हायर भी ऐसे लोगों को किया जाता है जिन्होंने ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, ज़्यादा उनके जर्नल्स को साइट किया गया है, बट वो टीचिंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का काम है नॉलेज क्रिएट करना, नॉलेज स्प्रेड करना, लेकिन नॉलेज स्प्रेड करने का काम वो भूल रहे हैं। और जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी नहीं है, कई बार उसमें प्लेगरिज्म होता है और कोई क्वालिटी नहीं होती।
तो प्रोफेसर से इस चक्कर में ना तो स्टूडेंट्स के रोल मॉडल बन पाते हैं और ना ही वो अच्छे से मेंटरिंग कर पाते हैं। इसलिए सिर्फ रैंकिंग पे फोकस नहीं होना चाहिए, टीचिंग पे भी फोकस होना चाहिए। दोनों चीज़ों को अलग अलग करो, रिसर्च अलग करो, टीचिंग अलग करो, और टीचिंग को एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानो यूनिवर्सिटी का। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से संबंधित। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।